हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 13 हिस्ट्री के पेपर में 1 नंबर के सवाल, 5 नंबर के सवाल, 15 नंबर के सवाल, जो भी पेपर में आएगा वो कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। ये आप सभी बच्चों के लिए महासंग्राम वीडियो समझ सकते हैं, जिसपे पूरा सिलेबस कवर होगा A to Z और हर सवाल आप सभी बच्चों को पेपर में बन के आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लाइक शेयर करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल है, छोटा नागपुर कास्का अधिनियम CNT एक्ट ये किस वर्ष लागू हुआ था? तो याद रखिएगा, वर्ष 1908 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। फिर है, CNT एक्ट 1908 का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आदिवासी जो भूमि है उनका संरक्षण करना या सुरक्षा करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा। फिर आपको मालूम है कि ब्रिटिश शासन में जो राजस्व मतलब जो टैक्सेशन वसूली का अधिकारी किसको बनाया गया था? कलेक्टर नामक एक कैसे पोस्ट बना दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आजकल वाला कलेक्टर मत सोचिएगा। ठीक है, ब्रिटिश काल में जो दीवानी न्यायालय ये किससे संबंध रखता था? तो ये आपराधिक मामले, राजस्व मामले या नागरिक के देखिए विवाद से ये जो दीवानी जो न्यायालय है वो संबंध रखता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला है, झारखंड किस खनिज के लिए? तो अब बताइए भाई, झारखंड में क्या है हमारा? कोयला। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर होगा। यूनिट 2 में ताना भगत जो आंदोलन है ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, वर्ष 1914 को। फिर ताना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो याद रखिएगा, जतरा भगत जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर होगा। ताना भगत आंदोलन मुख्य रूप से किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? तो ये उराव जनजाति से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। फिर रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन ये कब आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा, वर्ष 1940 को आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर रामगढ़ जो कांग्रेस अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मौलाना जो अबुल कलाम आजाद है उन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर होगा। फिर अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? याद रखिएगा, वर्ष 1920 को। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन इसकी शुरुआत जो किस घटना से हुई थी? तो दांडी मार्च के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 को क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन है हमारे पास? ठीक है, तो वो है जयपाल सिंह मुंडा जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। फिर इनमें से कौन सा झारखंड का हमारा जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है ये बताना है। ठीक है, गरबा है, झूमर है या फिर भांगड़ा या कथक है? तो भैया हमारा झूमर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। सरहुल पर्व जो है किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? तो ये मुंडा जनजाति से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। फिर अगला है कर्मा पर्व, ये फसल और प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1960 को हुई थी। अगला सवाल है आपके लिए, झारखंड का जो प्रमुख तकनीकी संस्थान है वो कौन सा है? वो हमारे धनबाद में, जिसका नाम है IISM धनबाद बोलिए, IIT धनबाद बोलिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। और यहीं पर आपका सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंप्लीट होता है। तो ये आपका 1 मार्क्स का जो सवाल आता है वो हमने बता दिया। अब आपसे बच्चों को वो सवाल बता रहे हैं जो 15 मार्क्स और जो 5 मार्क्स के लिए आपसे बच्चों को पेपर में पूछा जाएगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि आपसे बच्चों के लिए फ्यूचर में जब भी अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए, 1908 का इसका जो प्रमुख धारा है और साथ ही साथ इसका विशेषता क्या है और इसका महत्व के बारे में विवेचना करना है। यानी इससे 3 आपका पहले MCQ तैयार हो गया कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है ये कब का था? 1908 का था हमारे पास। इसका क्या क्या प्रमुख धारा है ये बताएंगे, विशेषता बताते हैं, साथ साथ इसका जो महत्व होता है वो सभी चीज़ चर्चा करते हैं। ठीक है, तो झारखंड के इतिहास का हमारा एक ऐसा महत्वपूर्ण कानून, ठीक है, इसे बेसिकली ब्रिटिश सरकार ने 1908 में लागू किया था। इसका उद्देश्य क्या था पहले वो समझ जाइए कि छोटा नागपुर जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत देखिए हमारे जो भी आदिवासी भाई बहन हैं, जो किसान हैं, उनकी भूमि की क्या करना? रक्षा करना, तथा उनको उनका जो जमीन बेसिकली जो भी गैर आदिवासी लोग खरीदे उन सब चीज़ों से क्या करना था? प्रतिबंध करना था। जैसे आपने नाम सुना होगा, CNT नाम का एक कानून सुना होगा। ठीक है, कि अगर मान लीजिए ये जमीन SC ST कैंडिडेट्स का, तो आप उस जमीन को खरीद तो सकते हैं लेकिन वो सिर्फ आपके लिए 99 साल तक का ही आपके पास रहेगा। 100 साल के बाद फिर से रजिस्टर या फिर से पैसा उतना दीजिए, वरना अदरवाइज वो जमीन उसके नाम पे चला जाता है। तो वही बस ये हमारे पास एक नियम था, इसका बोलते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जो कि ब्रिटिश काल में लागू किया गया था 1908 में हमारे पास है, ताकि आदिवासी जो लोग हैं उनकी जो भूमि है उनकी रक्षा करना, ताकि जो भी गैर आदिवासी लोग जमीन को खरीदने से रोकना था। यह अधिनियम हमारे झारखंड में आज भी भूमि संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कानून माना जाता है। झारखंड में अगर आप देखिएगा तो कोई भी आदमी कोई जमीन खरीदता है तो पहले देख लेता है कि वो जमीन हमारे पास किसकी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए किसी की जमीन खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी बेचना भी चाहता है,
तो आप क्या करेंगे भैया, आप कभी भी जैसे कोई आदमी फ्लैट नहीं खरीदता, क्यों? कारण यही है, फ्लैट कभी भी आपका नहीं होता। आप कितना पैसा दे दीजिए, 1 करोड़ रुपया दे दिए, लेकिन वो फ्लैट आपका 99 साल तक ही आपके पास रहेगा। 100% आपका कभी नहीं होता, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी इस नियम से जो भी हमारे आदिवासी भाई बनते हैं, उनकी जमीन का यहाँ पर संरक्षण करना था। अब इसका देखिए क्या क्या मुख्य प्रावधान था और क्या विशेषता था। पहला अगर बात करें तो इस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी जो किसान थे, उनकी जो कृषि है, वो कृषि भूमि को बेसिकली बिना कानूनी अनुमति के गैर आदिवासी को बेचा जाता था। देखिए, इस नियम के अनुसार या अधिनियम के अनुसार जो हमारे आदिवासी किसान थे, उनका जो भी मान लीजिए कृषि युक्त जो भूमि था, उनको बिना कानूनी अनुमति के गैर आदिवासी को बेचा नहीं जा सकता था। हस्तांतरित या गिरवी नहीं रखा जा सकता, मतलब आप ट्रांसफर करना चाहे, गिरवी रखना चाहे, वो नहीं हो सकता था। यदि किसी मान लीजिए कोई जमीन है, उसका अवैध हस्तांतरण होता है, तो उसे वापस दिलाने का प्रावधान भी किया गया कि मान लीजिए कोई हड़प लेता है तो उसको भी फिर से वापस भी लाया जा सकता है। इस कानून ने किसान और जो भूस्वामी के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया तथा भूमि संबंधी जो विवाद होते हैं उनके संबंध के लिए कानूनी व्यवस्था प्रदान की। मतलब इस अधिनियम के तहत जो भी किसान और जो भूस्वामी लोग हैं, ठीक है, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया कि आप यहाँ पर इन लोगों की जमीन को इस तरह हथिया नहीं सकते। इस चीज़ के बारे में बताया गया। इस अधिनियम में विभिन्न प्रकार के जो रैयत होते हैं, मतलब जो किसान होते हैं, उनके अधिकारों को यहाँ पर मान्यता दी गई है। साथ ही साथ ये सुनिश्चित किया गया कि आदिवासी किसानों का यहाँ पर शोषण ना हो और साथ ही साथ उनकी जो भूमि है वो यहाँ पर सुरक्षित रहे। मतलब लोग जो किसान भाई बहन हमारे पास है, उनकी भूमि सुरक्षित रहे, उनके पास है, भूमि का रिकॉर्ड रखा जाए तथा जो राजस्व प्रशासन, मतलब जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कहते हैं, उसको व्यवस्थित बनाने की दिशा में यह कानून जो है बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ हमारे झारखंड में। इसी अधिनियम ने छोटा नागपुर जो क्षेत्र है, इसकी पारंपरिक जो पहला भूमि व्यवस्था चल रहा था, उसको एक कानूनी मान्यता यहाँ पर मिल चुका था हमारे पास, ठीक है। अब इसका क्या महत्व था ये समझता ही है, ठीक है। तो छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम है, इस अधिनियम ने जो आदिवासी समाज की जो भूमि है, संस्कृति है और जो आजीविका है, मतलब उनका जो रहन सहन हो गया, उनका जो बेसिक ऑक्यूपेशन हो गया, इन सभी की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। कि उनका भूमि, उनका संस्कृति और उनका जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ जरूरी है, उनका रक्षा करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इस कानून के कारण ही बड़े पैमाने पर जो आदिवासी भूमि है, उनका गैर आदिवासियों के हाथ में जाना रुका। क्योंकि देखिए, लोग क्या करते, जमीन हड़प लेते थे पहले, ठीक है। ये सब चीज़ बंद हुआ। इससे सामाजिक न्याय और जो भूमि अधिकार है उसको मजबूती यहाँ पर मिली। झारखंड आंदोलन के दौरान भी इस अधिनियम को आदिवासियों की पहचान मिली और अधिकारों का जो प्रतीक है वो माना गया। आज भी जब भूमि बेसिक अधिग्रहण होता है, तब यहाँ कानूनों में संशोधन चर्चा होती है, जिसे हम CNT एक्ट या छोटा नागपुर जो टेनेंसी एक्ट है, इस नाम से जाना जाता है। तो वही चीज़ें हमारे पास, मैंने बोला CNT एक्ट वही चीज़ें हमारे पास, ठीक है। 1908 का अधिनियम है हमारे पास। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड में आदिवासियों के भूमि अधिकारों को रक्षा करने वाला एक ऐतिहासिक कानून है। इसने आदिवासी किसानों की जो भूमि है उसको यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की। भूमि का अवैध जो हस्तांतरण होता था उस पर रोक लगा दिया गया। सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा मिला। इसलिए यह अधिनियम झारखंड के इतिहास और भूमि व्यवस्था का ये आधार हमारा माना जाता है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो इसका यूज हमेशा होते रहा और इसकी प्रासंगिकता जो है वो आज भी हमारे झारखंड में बनी हुई है। तो ये पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, छोटा नागपुर जो टेनेंसी एक्ट हमारे पास है, तो काश्तकारी अधिनियम जिसे हिंदी में कहते हैं 1908 का, तो इस प्रकार आपको बना के लिखना पड़ेगा। इसका महत्व क्या है, विशेषता क्या है, और साथ ही साथ ये लोग आदिवासी जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए किस प्रकार उपयोगी कानून सिद्ध हुआ, इसके बारे में बताने बोला जाए तो आप लिख सकते हैं। तो ये पहला सवाल, जिससे 15 नंबर का सवाल और 1 मार्क्स से जो भी सवाल पूछा जाएगा वो कंप्लीट होता है। अब अगला सवाल है कि ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड की देखिए जो राजस्व यानी जो रेवेन्यू और जो न्यायिक यानी जुडिशियल प्रशासन व्यवस्था है, इसका आपको वर्णन करना है। ब्रिटिश शासनकाल के कालखंड का बताना है कि हमारे झारखंड में मान लीजिए जो रेवेन्यू जनरेट होता था, राजस्व जो टैक्सेशन सिस्टम था, और साथ ही साथ जो जुडिशियल हमारा सिस्टम था, न्यायिक प्रशासन व्यवस्था था, उसका आपको यहाँ पर वर्णन करने बोला गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिकोड करते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड अगर बात किए, जिससे बेसिकली जिसे उस समय मुख्य रूप से हम लोग छोटा नागपुर और जो संथाल परगना है इस नाम से जाना जाता है। मतलब ब्रिटिश शासन काल में झारखंड ने छोटा नागपुर और जो संथाल परगना इस नाम से जाना जाता था। इसकी प्रशासनिक जो व्यवस्था है इसमें बहुत सारे यहाँ पर परिवर्तन किए गए हैं, ठीक है। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था, जनता का विकास तो कभी करना नहीं था, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स उनसे वसूला जा सके और अपना जो शासन है, मतलब अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसे मजबूत किया जा सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, टैक्सेशन देखिए बहुत सारे हेरफेर किए, नए राजस्व प्रणाली के सिस्टम लाए, नई व्यवस्था लागू की।
इन नीतियों का जो सबसे अधिक प्रभाव जो देखा गया वो आदिवासी जो किसान और जो ग्रामीण समाज पर ये देखा गया, क्योंकि ग्रामीण समाज सबसे ज़्यादा मेहनती समाज था और आदिवासी जो किसान भाई बनते वो खेती करते थे, उनसे भी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में यहाँ पर राजस्व लिया गया था। अब बात करें राजस्व एवं न्यायिक जो प्रशासन हमारे पास है, ब्रिटिश सरकार ने भूमि को बेसिकली आय का स्रोत माना है, क्योंकि उनके हिसाब से ज़मीन जो है, किसान बेसिकली लोग क्या क्या खेती करेंगे और खेती के अंदर बेस सिंपल सा बात है, उनकी आय का प्रमुख साधन ये रहेगा। इसलिए किसानों पे अधिक जो लगान है वो सबसे ज़्यादा लगाया गया, और समय पर अगर मान लिया टैक्स नहीं देते हैं तो उनकी भूमि छीन ली जाती थी। जमींदार हो, ठेकेदार हो, महाजन हो, इन सभी को विशेष अधिकार दिए गए थे, जिससे आदिवासी जो किसान थे हमारा, उनका आर्थिक शोषण बढ़ रहा था। पारंपरिक जो समुदाय भूमि व्यवस्था था जिससे धीरे धीरे कमजोर होने लगा था, और अनेक आदिवासी जो अपनी पैतृक भूमि मानी खेती करते उन सभी चीज़ों से वंचित होने लगे थे। लगातार इस चीज़ का बढ़ता विरोध होने लगा, और साथ ही साथ भूमि विवादकरण बाद में एक नियम बनता है, इसको भी हमने पढ़ा है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 तथा संथाल जो परगना काश्तकारी अधिनियम जैसे प्रावधान बनाए गए, जिनका उद्देश्य यही था कि आदिवासियों जो लोग हैं उनकी भूमि का यहाँ पर संरक्षण करना था। न्यायिक व्यवस्था में कहा जाए तो अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण यहाँ पर परिवर्तन किए। पहले गांव में विवादों का निपटारा जो मुखिया लोग करते थे, मानकी करते थे, मुंडा तथा पारंपरिक जो पंचायत द्वारा किया था, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इस व्यवस्था के स्थान पर क्या किया, आधुनिक जो न्यायालय है, मतलब जो कोर्ट है हमारे पास, इसकी स्थापना की, जिनमें जिला न्यायालय, दीवानी न्यायालय तथा फौजदारी न्यायालय बनाए गए, और उनमें अंग्रेजी कानून का यहाँ पर थपका लगा दिया गया। हालांकि ये व्यवस्था बेसिकली जो थी व्यवस्थित थी, लेकिन सामान्य जो आदिवासी जनता है उनके लिए बहुत दिक्कत होता था। ठीक है, न्यायालय में मुकदमा आपको मालूम है कि जो भी कोर्ट में केस चलते हैं वो लंबे समय चलता है, खर्च अधिक होता है, और अंग्रेजी भाषा तथा कानूनी प्रक्रिया के कारण गरीब जो किसान वर्ग है हमारा, उनको न्याय प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। ब्रिटिश सरकार की इन नीतियों से झारखंड में जो असंतोष है वो तेजी से बढ़ा। भूमि छीनना हो गया, अत्यधिक लगान हो गया, अन्यायपूर्ण प्रशासन के कारण एक कोल विद्रोह होता है, संथाल विद्रोह है, बिरसा मुंडा आंदोलन हो गया, ताना भगत आंदोलन हो गया, जैसे कई जन आंदोलन वैसे हमारे झारखंड में हुए। इन आंदोलनों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो संघर्ष है उसको मजबूत किया, और साथ ही साथ आदिवासियों में अपने अधिकारियों के प्रति जो जागरूकता है वो बताने का कार्य किया या पैदा करने का कार्य किया। ब्रिटिश शासन की जो राजस्व और जो न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भैया जनता का तो कोई फायदा नहीं करना है, बल्कि अपना लाभ निकालना है और शासन पर नियंत्रण बनाए रखना है। इन्हीं नीतियों ने बेसिकली आदिवासी और किसानों का व्यापक यहाँ पर शोषण हुआ, लेकिन यही नीतियाँ बेसिकली आगे चल के झारखंड में हमारे पास है जन जागरण हुआ, और स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख कारण भी यही सब नीति बना अंग्रेजों का। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है झारखंड का हमारा जो भौतिक संरचना, जो फिजियोग्राफी है हमारे झारखंड का, इसका वर्णन करते हुए भूमि के आधार पर, जलवायु के आधार पर, वन खनिज संपदा हो गया, इनकी विशेषताओं का आपको व्याख्या करने बोला गया है। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य कहा जाए तो हमारे भारत के पूर्वी भाग में लगभग पड़ते हैं हम लोग, लगभग मैं कह रहा हूँ, जहाँ पर हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। हम लोग बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुए थे। हमारे पास अपनी पठारी भूमि हो गए, घने वन हो गए, समृद्ध हमारे पास खनिज संपदा है। इसके बावजूद कहा जाए ना, गरीबी में, पॉवर्टी में हम लोग बहुत टॉप पे आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बाल विवाह में भी टॉप पे आते हैं। अगर आपने फीमेल फर्टिलिटी भ्रूण हत्या सुना होगा तो इसमें भी हम लोग टॉप पे आते हैं। ठीक है, हम लोग हर तरफ से, सिर्फ खनिज मामले में हम लोग कि हमारे पास भैया बहुत सारा खनिज है, लेकिन हम लोग वास्तविक में झारखंड के लोग हैं ना, लेकिन हम लोग अमीर नहीं है कहने के लिए, क्योंकि हमारे से जो अगल बगल के राज्य आप देखिएगा वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि सरकार ही ऐसी, आप बोलिए कोई सरकार नहीं भाई, सब सरकार लुटखोरी यहाँ पर। ठीक है, राज्य की भौतिक संरचना यहाँ की कृषि पर, उद्योग पर, वन संपदा तथा लोगों के जीवन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। मतलब यहाँ का हमारा जो कृषि हो गया, उद्योग हो गया, वन संपदा हो गया, ये सब की सब चीज़ क्या करता है, हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट डालने का काम करता है। बात करें झारखंड की भौगोलिक सॉरी माफ करिएगा भौतिक संरचना के आधार पर हमारे पास, ठीक है, तो झारखंड का अधिकांश भाग जो है वो छोटा नागपुर पठार पर हमारे स्थित है। यहाँ का जमीन जो है ऊंचा नीचा है, कहीं पथरीला है। इसकी ऊंचाई जो है औसत माना जाता है 300 से 900 मीटर तक है। हमारे राज्य में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, जलप्रपात है हमारे पास। झारखंड में सबसे ऊंचा पहाड़ में अपने पारसनाथ है, लगभग 1365 मीटर है। ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। फिर नदियों में बात करें, दामोदर है, स्वर्णरेखा है, कोयल है, बराकर है, अजय, जैसे बहुत सारी नदियाँ हमारे पास है जो राज्य की कृषि और जो जल संसाधनों के लिए क्या हमारे पास महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट बात करें तो झारखंड की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ पर है। यहाँ मुख्य रूप से तीन ही रूप देखा जाता है, पहला गर्मी, बरसात और ठंडा।
अधिकांश वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और पर्याप्त वर्षा होने के कारण हमारे कई भागों में यहाँ पर खेती अच्छी खासी हो जाती है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बहुत सारा ऐसा भी क्षेत्र है जहाँ पर अनियमित वर्षा देखा जाता है और सूखा पड़ने का जो समस्या वो उत्पन्न होता है। झारखंड को कहा तो जाता है कि वनों का प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि राज्य का बड़ा भाग वनों से आच्छादित घिरा हुआ है। यहाँ प्रमुख रूप से साल, सागौन, महुआ, बांस, पलास, शीशम, केंदू के वृक्ष पाए जाते हैं। वन केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं बल्कि जो हमारे आदिवासी समुदाय उनकी आजीविका और साथ ही साथ उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण आधार भी रहा है। झारखंड खनिज संपदा की दृष्टि देखा जाए तो भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। यहाँ कोयला बोलिए, लौह अयस्क बोलिए, तांबा बोलिए, बॉक्साइट, यूरेनियम, अभ्रक जिसे माइका भी कहते हैं इंग्लिश में, चूना पत्थर, डोलोमाइट जैसे कई महत्वपूर्ण यहाँ खनिज पाए जाते हैं। धनबाद तो हमारा कोयले की राजधानी कहा ही जाता है, ठीक है, भारत की कोयला राजधानी। इन्हीं खनिजों के कारण बोकारो हो, जमशेदपुर हो, रांची है, धनबाद, कई हमारे देखिए इंडस्ट्रियल सबके सब सेंटर है। लेकिन कहे ना भैया सिर्फ सेंटर है, हम लोग खुद डेवलप जरा सा भी नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पर मैं धनबाद जिले से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ एयरपोर्ट का सुविधा नहीं। एट इन केस कभी अगर आपको कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ा तो सोचे हमें कोलकाता हमें जाना पड़ा था, बोले भाई देवघर जाना, भाई देवघर में इतने सारे फ्लाइट्स नहीं जाते हैं जो हर जगह पहुँचा दे आपको, ठीक है। कोलकाता से फिर दिल्ली जाइए, फिर दिल्ली से जाइए, ठीक है। तो झारखंड की भौतिक संरचना, जलवायु, वन और खनिज संपदा जो है राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक विशेषताओं में से। यह संसाधन राज्य के हमारे आर्थिक विकास, औद्योगिकरण बोलिए, कृषि हो, चाहे आदिवासी जीवन में सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए झारखंड को भारत के सबसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधन वाले राज्यों में ऐसा गिना जा सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास है, ताना भगत जो आंदोलन था इसके कारण क्या थे, इसका स्वरूप क्या था, विस्तार और इसके प्रभाव का भी वर्णन करने बोला गया है, ठीक है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन डिकोड करते हैं। ताना भगत आंदोलन झारखंड के प्रमुख आदिवासी आंदोलनों में से एक था। इसकी शुरुआत माना जाता है 1914 में उराव, यानी हमारे पास एक जगह है उराव, जगह माफ करिएगा, जनजाति हमारे पास है। इसी जनजाति के जो नेता है उनका नाम था जतरा भगत। उन्होंने बेसिकली जो वर्तमान का हमारा गुमला जिला है ना, उसका एक क्षेत्र है, इसका नाम है बिशुनपुर, उस क्षेत्र से किया था। मतलब इस आंदोलन का शुरुआत कहा जाए तो सबसे पहले ये 1914 में हमारे पास है उराव जनजाति के नेता जिनका नाम था जतरा भगत, जो वर्तमान का गुमला जिला है उसके बिशुनपुर जिले क्षेत्र से किया था। यह आंदोलन का कारण क्या था, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सुधार का आंदोलन था। मतलब इस आंदोलन के थ्रू हम सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक सुधार, इस आंदोलन का मेन मोटिव था हमारे पास है। बाद में ये अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। मतलब बाद में यही आंदोलन चल के क्या होता है, हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन बन जाता है। ताना भगत आंदोलन ने आदिवासी समाज में जो नई चेतना है और साथ ही साथ जो संगठन की जो भावना है ये विकसित करने का कार्य किया। ताना भगत आंदोलन के कारण एवं जो स्वरूप के बारे में बात करें तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो अत्यधिक लगान वसूली की जाती थी, जमींदार और महाजनों को शोषण होता था तथा आदिवासियों की भूमि पर कब्जा, इस आंदोलन के सबसे प्रमुख कारणों में से एक था। मतलब यही सब कारण आंदोलन होता था। इसके अलावा सामाजिक कुरीति होगी, अंधविश्वास हो गया, शराबखोरी हो गया, पशु बलि जैसे कई प्रथाएं भी हमारी समाज का जो उन्नति है उसमें क्या था, रुकावट था। इन परिस्थितियों से परेशान होकर जतरा भगत ने क्या किया, बेसिकली लोगों को सत्य हो, अहिंसा हो, सादगी हो और धार्मिक सुधार का यहाँ पर संदेश देने का कार्य किया। ताना भगत आंदोलन का स्वरूप जो था वो पूरी तरीके से अहिंसक नहीं था। आंदोलन के अनुयायी सफेद वस्त्र पहनते थे, सादा जीवन जीते थे, शराब और मांस का त्याग करते थे और सत्य और ईश्वर में विश्वास रखते थे। वे अंग्रेज सरकार को कर देने, मतलब जो टैक्स दिया जाता था उसका विरोध करते थे और अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण ढंग से क्या करते थे, विरोध करते थे। बाद में वे महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित होते हैं और खादी अपनाया जाता है और असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया जाता है। अब इस आंदोलन का विस्तार एवं प्रभाव बात करें तो यह आंदोलन प्रारंभ में गुमला में स्टार्ट हुआ, फिर लोहरदगा के क्षेत्र तक सीमित हो गया, लेकिन धीरे धीरे फिर ये रांची हो, पलामू हो और छोटा नागपुर के देखिए अन्य भागों में फैला। ताना भगत ने अंग्रेजों के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया और आदिवासी समाज को एक जगह संगठित किया और इस आंदोलन ने सामाजिक सुधार के साथ साथ भारतीय जो राष्ट्रीय चेतना उसे मजबूत किया। महात्मा गांधी ने भी ताना भगतों के अनुशासन और अहिंसक विचारों की यहाँ पर सराहना की है। इसी आंदोलन ने झारखंड के आदिवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ताना भगत आंदोलन सिर्फ कहा जाए तो केवल एक धार्मिक और सामाजिक सुधार का आंदोलन नहीं था, बल्कि यह आदिवासी अधिकार, उनका आत्मसम्मान, उनकी स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक था। इसने झारखंड के आदिवासियों में एकता, आत्मविश्वास और जो राष्ट्रीय चेतना इसका विकास भी किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और झारखंड के देखिए हमारे जो कह सकते हैं सामाजिक इतिहास है, इसमें ताना भगत आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माफ करिएगा, अत्यंत ही महत्वपूर्ण हमारे पास स्थान रहा है। ठीक है, थोड़ा सा तबियत खराब है जिस वजह से बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो कहीं प्रोनाउंसिएशन में अगर दिक्कत हो जाए थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास है, झारखंड में असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया
और भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों में देखिए लोगों की जो भूमिका इसका वर्णन करने बोला गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं आपका आंसर। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, इसका भारत के सभी पूरे भारत का सभी राज्यों में असर पड़ा। लेकिन झारखंड पे भी इसका असर अच्छा खासा देखने को मिला। झारखंड में आदिवासी, किसान वर्ग हो, विद्यार्थी वर्ग हो, मजदूर हो, महिला हो, इन सभी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इन आंदोलन में झारखंड में राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया और लोगों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यहाँ पर संगठित करने का कार्य किया। झारखंड बात करेगा स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं असहयोग आंदोलन से। 1920 से 22 के दौरान झारखंड के लोगों ने जो विदेशी चीज़ है उनका बहिष्कार किया, खादी का उपयोग बढ़ाया और जो सरकारी संस्थान है उनका विरोध किया। विशेष रूप से ताना भगत समुदाय ने गांधी जी का जो कह सकते हैं यहाँ पर जो पॉलिसी है जिनमें सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया, कर ना देने को इनकार कर दिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ चढ़ के भाग लिया गया। रांची हो, हजारीबाग हो, पलामू, सिंगमू जैसे कई क्षेत्रों में इस आंदोलन का जो व्यापक प्रभाव देखने को मिला। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 के दौरान झारखंड के लोगों ने अंग्रेजों के जो अन्यायपूर्ण कानून है उनका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया। कई स्थान पर सभाएं हुई, जुलूस हुए, प्रदर्शन आयोजित किए गए। विद्यार्थी, किसान, मजदूरों ने भी इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को मालूम गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी यह आंदोलन जारी रहा और इस आंदोलन ने झारखंड में जो राष्ट्रीय एकता है और जो राजनीति के प्रति जो जागरूकता है उसको और अधिक मजबूत किया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, इसका भी इम्पैक्ट हमारे झारखंड देखने को मिलता है। गांधी जी का जो नारा है करो या मरो, इसके आह्वान पर रांची, हजारीबाग, धनबाद, जमशेदपुर, चाईबासा अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। अनेक सरकारी कार्यालय, डाकघर, रेलवे लाइन के विरोध प्रदर्शन किए गए। हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद कई स्वतंत्र सेनानियों ने जेल यात्रा की। हजारीबाग केंद्रीय कारागार से जयप्रकाश नारायण समेत कई नेताओं का ऐतिहासिक जो पलायन है ये भी आंदोलन का महत्वपूर्ण घटना में से एक है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को एक नया ऊर्जा देने का काम किया। इस आंदोलन के महत्व के बारे में बात करें तो इस आंदोलन ने झारखंड के लोगों में राष्ट्रीय चेतना, एकता और आत्मविश्वास का यहाँ पर विकास किया। आदिवासी समाज पहली बार बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा। इन आंदोलन के कारण ही अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक जन समर्थन भी उमड़ा और झारखंड के अनेक जो हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं उनके देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। झारखंड के लोगों ने असहयोग हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन है, इनमें सक्रिय भूमिका निभाकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक महत्व कह सकते हैं मजबूत यहाँ पर किया। इन आंदोलनों ने झारखंड में राष्ट्रीय जागरण हो, सामाजिक एकता और स्वतंत्रता की जो भावना है इसको बढ़ावा देने का कार्य किया। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में झारखंड का जो योगदान है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है। ठीक, इसका पृष्ठभूमि बताना है, इसका प्रमुख निर्णय भी बताना है, साथ ही साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसका जो महत्व है इसके बारे में विवेचना करने बोला गया। ठीक है, तो रामगढ़ राष्ट्रीय जो रामगढ़ का बेसिकली कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये 53वां अधिवेशन था। ठीक है, इसमें बेसिकली यह अधिवेशन जो चला था वो 19 से लेकर 20 मार्च 2 दिन चला था। 1940 को हमारा वर्तमान झारखंड में रामगढ़ में मीटिंग हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी हमारे पास है। ठीक है, यह अधिवेशन जो है ऐसे समय में हुआ था क्योंकि उस समय आपको मालूम होगा सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था हमारे पास है और हमारे भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन था ये एक नया दिशा देने कार्य कर रहा था। इसलिए रामगढ़ अधिवेशन जो है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो पूछा जाएगा कि भैया ये अधिवेशन कितना नंबर का था, तो 53वां अधिवेशन था। कहाँ हुआ था, तो झारखंड के हमारे रामगढ़ में हुआ था। कब से कब तक चला था, 1900 लेकर 20 तक चला था हमारे पास। ठीक है, और कौन सा टाइम चल रहा था, तो ये बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था हमारे पास है। तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारतीय नेताओं से बिना सलाह लिए कि भैया हमें युद्ध में शामिल होना है नहीं होना, भारत को भी युद्ध में ढकेल दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और कई प्रांतों में अपनी जो सरकार चल रही थी उनको इस्तीफा दे दिया। देशों में बेसिकली हमारे देश में अंग्रेजों की नीतियों के जो प्रति है वो असंतोष बढ़ रहा था। इसी राजनीतिक परिस्थिति के कारण क्या हुआ, कांग्रेस ने रामगढ़ में अपना अधिवेशन बेसिकली आयोजित किया ताकि स्वतंत्रता आंदोलन की जो आगे की रणनीति हो वो क्या हो सके, इसके बारे में मीटिंग हो सके और लोग बात कर सके। अगला है प्रमुख निर्णय क्या क्या लिए गए थे। तो रामगढ़ अधिवेशन में स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत की सहमति के बिना किसी भी युद्ध में हम शामिल नहीं किया सकते। कांग्रेस ने पूरी स्वतंत्रता को अपनी मांग को दोहराया और ब्रिटिश सरकार से भारत को तुरंत स्वतंत्रता देने की यहाँ पर मांग की। महात्मा गांधी जी का जो सत्य, अहिंसा और जो जन आंदोलन के जो सिद्धांत था उनका समर्थन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि ब्रिटिश सरकार क्या करती, भारत की मांग स्वीकार नहीं करती, तो देशव्यापी क्या होंगे, आंदोलन होंगे, चलाया जाएगा। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिकता, सौहार्द हो गया, साथ ही साथ लोकतांत्रिक जो मूल्य उन पर विशेष यहाँ पर बल दिया गया था। ठीक है, इसका महत्व के बारे में बात करें तो रामगढ़ जो कांग्रेस अधिवेशन ने
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य किया। इसी अधिवेशन ने कांग्रेस को एकजुट किया और कहा जाए हमारे पास है तो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को और अधिक संगठित किया। यहीं से आगे चलकर व्यक्तिगत जो सत्याग्रह जो 1940 और बाद में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार होती है। झारखंड में इस अधिवेशन के आयोजन से राज्य की जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो बन जाती है और इससे झारखंड के लोगों में राष्ट्रीय चेतना और जो स्वतंत्रता के प्रति जो भावना है वो और भी अधिक हमारे पास मौजूद हो जाती है। रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन 1940 ये भारतीय स्वतंत्र संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसने स्वतंत्रता की मांग को और अधिक मजबूत किया। कांग्रेस की रणनीति से को रणनीति स्पष्ट किया गया था तथा भविष्य के जो जन आंदोलन थे उनकी भी आधारशिला यहीं से रखी गई थी। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और जो झारखंड के इतिहास में रामगढ़ अधिवेशन है इसका एक महत्वपूर्ण इतिहास था और वो हमेशा बना हुआ रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। अगर पूछा जाएगा हमारे पास है कि रामगढ़ अधिवेशन के बारे में, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में 1940 का, तो आप इस प्रकार बना के इसको लिख सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास है, झारखंड आंदोलन के कारणों का वर्णन करते हुए जो झारखंड में विभिन्न संगठन है उनकी भूमिका का आपको मूल्यांकन करने बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, क्योंकि हमने आपसे बच्चों को इसके प्रीवियस वीडियो में 5 क्वेश्चन बताया था, अभी एक क्वेश्चन बता दिया छठा, और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7वां हो गया। ठीक है, तो झारखंड आंदोलन भारत के सबसे लंबा जो क्षेत्रीय आंदोलन है उनमें से एक था हमारे पास। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि छोटा नागपुर और जो संथाल परगना क्षेत्र के आदिवासी तथा स्थानीय जो लोग हैं उनको एक अलग राज्य का गठन करना था। ठीक है, कि छोटा नागपुर हो, संथाल परगना हो, इन सभी क्षेत्र के आदिवासी तथा जो स्थानीय लोग हो गए उनके लिए एक अलग राज्य का गठन करना था। यह आंदोलन लगभग एक शताब्दी तक चला, मतलब लगभग 100 साल के अलग अलग चरणों में चला और फाइनली 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो हमारा वो बिहार से अलग होता है, भारत का 28वां राज्य बन जाता है। इस आंदोलन में अनेक सामाजिक, राजनीतिक और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे सांस्कृतिक संगठनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या क्या कारण रहे होंगे आइए बताते हैं। तो झारखंड आंदोलन का प्रमुख कारण आदिवासी और जो स्थानीय लोग हैं इनकी सामाजिक, आर्थिक, साथ ही साथ राजनीतिक जो उपेक्षा थी ये कारण था। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद हमारे पास हम लोग क्या थे, विकास की दृष्टि से पहले भी पिछड़े हुए थे, आज भी पिछड़े हुए हैं। खनिज संपदा का जो लाभ है वो स्थानीय लोग को तो नहीं मिल रहा था। उद्योगों की स्थापना कारण बड़ी संख्या में आदिवासी जो है अपनी भूमि से विस्थापित हुए। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, प्रशासन हो, इन सभी में स्थानीय लोगों को जो अवसर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। साथ ही साथ आदिवासी संस्कृति, भाषा, पहचान, इसकी रक्षा की आवश्यकता थी। अलग अलग राज्य की मांग का ये जो एक महत्वपूर्ण कारण ये भी बन के आया। अब अलग अलग संगठन देखिए क्या क्या भूमिका थी ये बात करें। देखिए, झारखंड आंदोलन की शुरुआत जो है वो छोटा नागपुर, उन्नति समाज जैसे सामाजिक संगठनों से हुई, जिन्होंने आदिवासियों के अधिकार और शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। बाद में आदिवासी महासभा गठन हुआ जिसके नेतृत्व में जयपाल सिंह जी मुंडा ने अलग राज्य की मांग की संगठित किया। इसके बाद झारखंड पार्टी ने इस आंदोलन को एक राजनीतिक मंच प्रदान किया और साथ में फिर संसद और विधानसभा ने झारखंड की मांग को और भी प्रभावी ढंग से यहाँ पर उठाया। 1970 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का गठन किया गया जिसके प्रमुख नेता शिबू सोरेन, विनोद भाई महतो जी, ए के राय थे। इस संगठन ने आदिवासी, किसान, मजदूर और स्थानीय लोगों को एकजुट कर आंदोलन को एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया और बाद में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन AJSU ने युवा और विद्यार्थियों के आंदोलन से जुड़कर इसे और भी मजबूत किया। इसका मूल्यांकन और महत्व के बारे में बात करें तो इस आंदोलन के संयुक्त प्रयासों से झारखंड जो है आंदोलन लगातार मजबूत होता चला गया। उन्होंने लोकतांत्रिक और जन आंदोलन के माध्यम से एक अलग राज्य की जो मांग है इसको क्या किया, राष्ट्रीय स्तर पर मतलब नेशनल लेवल पर उठाया। और अंततः क्या होता है, 15 नवंबर 2000 को हम लोग बेसिकली बिहार से अलग हो जाते हैं, जो झारखंड की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक था। झारखंड आंदोलन केवल अलग कहा जाए राज्य की मांग नहीं था, बल्कि यह आदिवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और जो सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है इसकी रक्षा का आंदोलन था। विभिन्न संगठनों और नेताओं के संघर्ष हो, त्याग हो, नेतृत्व के कारण ही झारखंड राज्य का जो गठन संभव हो पाया। इसलिए झारखंड आंदोलन हमारे भारतीय लोकतंत्र और जो क्षेत्रीय आंदोलन है इसके इतिहासकार में देखा जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या महत्वपूर्ण स्थान रखने कार्य करता है। ठीक है, अगला सवाल है कि झारखंड के जो प्रमुख लोक नृत्य है, साथ ही साथ लोक संगीत एवं जो हमारे झारखंड के प्रमुख त्यौहार हैं इनका विस्तृत विवरण करने बोला गया है। ठीक है, ये सवाल पेपर में 15 नंबर के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं आपके लिए। तो हमारा झारखंड अपनी जो समृद्ध आदिवासी संस्कृति हो, लोक परंपरा हो और जो सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप पूरी दुनिया में हमारे झारखंड के बारे में पूछेगा तो हमारा जो संस्कृति है, हमारी जो लोक परंपराएं और साथ ही साथ हमारा जो सांस्कृतिक विविधता है इसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति जो है हमारी वो प्रकृति गहराई से जुड़ी हुई है।
लोक नृत्य, लोक संगीत और त्यौहार, ये झारखंड के लोगों का जो सामाजिक जीवन है उनमें हमारी धार्मिक आस्था और जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, इन सभी चीज़ों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में हमारे विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, जैसे संथाल है, मुंडा है, उरांव है, हो है, खड़िया है। इन सभी देखिए जितने भी जनजाति है सभी का अपना विशिष्ट परंपरा है और साथ ही साथ सबका देखिए सांस्कृतिक धरोहर के लिए ये सभी जो जनजाति है वो जानी जाती है। अगर हम बात करें लोक नृत्य एवं लोक संगीत के बारे में, तो झारखंड के देखिए बहुत सारे ऐसे लोक नृत्य हैं जो प्रचलित है, जो फेमस है। इनमें सबसे ज़्यादा फेमस जो आपने नाम सुना होगा, छाव नृत्य के बारे में, झूमर के बारे में, पाइका के बारे में, डोमकच के बारे में, कर्मा हो गया, फगवा हो गया, जनानी झूमर हो गया, साथ ही साथ संताली नृत्य, ये सब के सब क्या है, फेमस है। मतलब लोक नृत्य में अगर सबसे ज़्यादा कहा जाए, छाव फेमस है, फिर झूमर है, पाइका है, डोमकच है, कर्मा, फगवा, इस प्रकार सारे के सारे जो नृत्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये जो नृत्य होते हैं वो विवाह हो गया, मान लीजिए कोई फंक्शन है, फसल कटाई हो गया, धार्मिक उत्सव हो गए, साथ ही साथ जो सामाजिक जो समारोह होते हैं, इन सभी के अवसर पर ये सब बेसिकली किए जाते हैं। इन नृत्यों में पुरुष हो और महिला हो, जो एक पारंपरिक देखिए जो वेशभूषा होता है उसको पहन कर क्या करते हैं, सामूहिक रूप से इस जो नृत्य में क्या करते हैं, सब भागीदारी होते हैं या सबके सब पार्टिसिपेट करते हैं। लोक संगीत अगर बात करें तो झारखंड की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा हमारे पास है, ठीक है। हमारे झारखंड में देखिए बहुत सारे ऐसे जो गीत हैं, लगभग आप देखिएगा सब के सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं, प्रेम का उसमें भाव देखने को मिलता है, वीरता देखने को मिलती है और साथ ही साथ धार्मिक आस्था पर ये आधारित होते हैं। मतलब हमारे झारखंड के जितने भी अगर संगीत सुनते हैं तो प्रकृति के आधार पर कृषि हो गया, प्रेम हो गया, साथ ही साथ वीरता और जो धार्मिक आस्था इनसे जुड़ा हुआ होता है। लोक संगीत में हम लोग बेसिकली मांदर का प्रयोग करते हैं, ढाल हो गया, अच्छा ढोल हो गया, नगाड़ा हो गया, बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, करताल हो गया, तथा ताशा, ये सभी के सभी जो पारंपरिक हमारे जो वाद्य यंत्र होते हैं, इन सभी चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लोक नृत्य और जो संगीत है हमारे पास है, उनके माध्यम से लोग अपनी क्या करते थे, भावनाएं हो गए, परंपरा हो गया, सामाजिक जो जीवन है, इन सबको अभिव्यक्त करने का काम करते थे, ठीक है। मतलब इन सभी के माध्यम से अपने जो विचार होते थे वो अभिव्यक्त करते थे। अब बात करेंगे झारखंड के प्रमुख त्योहारों की अगर हम, तो झारखंड के प्रमुख त्योहारों में सरहुल हो गया, कर्मा त्यौहार हो गया, हमारा सोहराई हो गया, माधे हो गया, परब टूसू पर्व हो गया, वंदना हो गया, फगवा हो गया और साथ ही साथ बाहर जो प्रमुख त्यौहार होते हैं। सरहुल जो है जब वसंत ऋतु में मनाया जाता है बेसिकली, और इसे प्रकृति तथा जो सखुआ यानी जो साल कटरी होता है, यानी जो साल वृक्ष के नाम से जानते होंगे आप लोग, इसकी पूजा का पर्व माना जाता है। कर्मा तो आप लोग नाम सुने होंगे, भाई बहन के प्रेम का त्यौहार होता है, सुख समृद्धि और अच्छी फसल का ये प्रतीक होता है। सोहराई जो है वो पशुधन और कृषि से जुड़ा हुआ त्यौहार होता है, जबकि जो टूसू पर्व होता है ये फसल कटाई के बाद विशेष रूप से मनाए जाने वाला त्यौहार होता है। इन त्योहारों के अवसर पर लोग क्या करते हैं, मतलब जो हमारे भाई बहन हैं वो पारंपरिक नृत्य करते हैं, संगीत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और एक सामूहिक जो भोज होता है उसका आयोजन करते हैं। अगर हम बात करें महत्व के बारे में, तो झारखंड के देखिए लोक नृत्य, संगीत और त्यौहार ये हमारे राज्य की एक सांस्कृतिक पहचान को जीवित रखते हैं। ये लोगों में एकता, भाईचारा और जो सामाजिक बेसिकली समरसता है, इसकी भावना को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ हमारा देखिए जो नया पीढ़ी है उसमें अपनी परंपराएं और हमारे देखिए जो सांस्कृतिक विरासत है, इन सभी चीज़ों से लोगों को क्या किया जाता है, जोड़ने का कार्य भी साथों साथ किया जाता है, ठीक है। फिर अगला है झारखंड की देखिए जो लोक संस्कृति है, उसकी सबसे बड़ी पहचान यही है हमारे पास है कि यहाँ की लोक नृत्य हो, चाहे लोक संगीत हो और त्यौहार, सिर्फ ये इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे आदिवासी जीवन, प्रकृति का प्रति प्रेम हमारा और हमारे सामाजिक एकता के प्रतीक है। इसीलिए हमारा बेसिकली कर्तव्य भी है कि हमें इनका संरक्षण करना चाहिए और साथ ही साथ सर्वधन जो झारखंड हमारा, इसकी जो सांस्कृतिक विरासत है इसको सुरक्षित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी अगर हमारे अपने झारखंड का सांस्कृतिक विरासत को बचाना है तो ये सभी चीज़ें हम अपने जीवन अपनाकर बचा सकते हैं, उनका संरक्षण भी कर सकते हैं। तो ये सवाल अगर आपसे बच्चों पूछा जाएगा झारखंड के नृत्य के बारे में, त्यौहार के बारे में, संगीत के बारे में, तो इस प्रकार आपसे बच्चों अपने अपने कॉपी में नोट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला हमारे पास है झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है तथा जो प्रमुख शैक्षणिक जो हमारे स्थान है, संस्थान है, माफ करिएगा, इनका परिचय देना है और इनका जो योगदान है हमारा समाज में, इसके प्रति भी आपको एक वर्णन करने बोला गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो बात करें, शिक्षा किसी भी राज्य का सामाजिक हो, आर्थिक हो और जो सांस्कृतिक विकास, इसका एक आधार होता है हमारे पास, ठीक है। तो किसी भी अगर हम बात करें समाज के बारे में, तो उसमें शिक्षा किसी भी राज्य के लिए सामाजिक, आर्थिक और उसका सांस्कृतिक विकास का बेसिकली बेस होता है, ठीक है। झारखंड राज्य का गठन आपसे बच्चे अब समझ चुके होंगे कि 15 नवंबर 2000 को हुआ था। राज्य बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड में
किताबों के हिसाब से कहा जाए तो उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए अनेक बहुत सारी योजना चलाई है। आज झारखंड में हम देखते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान जो स्थापित है, जो राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जो आंसर बताया जा रहा है ये सिर्फ किताबों में जो आंकड़ा अवेलेबल उसके आधार पर है, वास्तविकता इससे कहीं और है। ठीक है, झारखंड में ऐसी कोई खास प्रगति नहीं है जिनका किताबों में इस प्रकार चित्रण किया गया है, बताया गया हमारे पास। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया जा रहा है, तो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक हो, माध्यमिक हो और उच्च माध्यमिक हो, फिर उच्च शिक्षा के स्तरों में विभाजित की जाती है। राज्य सरकार ने बेसिकली, यानी जो हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जो विद्यालय है उसकी संख्या बढ़ाना हो, छात्रवृत्ति देना, जो कि नहीं आता झारखंड में, छात्रवृत्ति नहीं दी जाती छात्र छात्राओं को। ठीक है, क्योंकि हमारे जो मंत्रीगण हैं वो पैसा खा के बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर मध्याह्न भोजन योजना हो गया, साथ ही साथ निःशुल्क जो शिक्षा है जैसी कई योजनाओं के माध्यम से शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा देने का कार्य किया, ऐसा बोला जा रहा है। तकनीकी हो, चिकित्सा हो, कृषि हो तथा व्यवसाय की अगर बात करें, इन सब के शिक्षा के विकास पर इसमें विशेष बल दिया जाता है। इसके बावजूद जो दूर दराज क्षेत्रों में मान लीजिए शिक्षकों की कमी है, आधारभूत जो सुविधा है उनका अभाव है तथा विद्यालय छोड़ने की जो समस्या है, जैसी कई चुनौतियां वो झारखंड में आज भी हमारे पास मौजूद है और आगे भी इस प्रकार मौजूद रहेगा भी। ठीक है, प्रमुख शैक्षणिक संस्थान एवं उनका योगदान बात करें। देखिए, झारखंड में अनेक या बहुत सारे हमारे पास प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जिनमें अगर बात करें रांची विश्वविद्यालय नाम का एक प्रमुख राज्य का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, लेकिन सबसे ज़्यादा सेशन जो डिले चलता है वो रांची यूनिवर्सिटी चलता है। ठीक है, पहले कभी सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी जो फेमस हुआ करता है सेशन डिले कारण, अब ये ट्रैक रिकॉर्ड रांची यूनिवर्सिटी तोड़ चुका है, जो उच्च शिक्षा शोध का बढ़ावा देता है। फिर है बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, बीआईटी सिंदरी, आपने नाम सुना होगा। मेसरा इंजीनियरिंग हो गया और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश भर प्रसिद्ध है। वहीं पे आईआईटी धनबाद हो गया, हमारे पास है आईएसएम पुराना नाम। ठीक है, फिर खनन, इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रसर, बस खाली आईएसएम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी जमशेदपुर हो गया, तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वहीं पर नाम के हिसाब से विनोबा भावे, विनोद भाई महतो, सिद्धू कानू मुर्मू जी, ये सब के सब, लेकिन काम का कोई नहीं है। ठीक है, सब बेकार है ये सब। इन संस्थानों बात की जाए तो झारखंड के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण नहीं, ठीक है, अगुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। तकनीकी ज्ञान और रोजगार के अवसर बिल्कुल भी नहीं दिए जाते हैं। साथ ही साथ राज्य में अनुसंधान बिल्कुल नहीं होता, नवाचार नहीं होता, ना ही औद्योगिक विकास, कुछ भी ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ जो बुक में जानकारी दी हुई उसके हिसाब से यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन ये वास्तविकता कहीं और है। ठीक है, तो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था निरंतर इसमें विकास तो होता जा रहा है, लेकिन वो विकास किसी को दिख नहीं रहा, क्योंकि विकास है ही नहीं, दिखेगा कहाँ से। ठीक है, और राज्य के जो प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं, इनमें शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसे बढ़ाने, कुशल मानव संस्था जो संसाधन होते हैं उनको तैयार करने, साथ ही साथ राज्य के जो सामाजिक और जो आर्थिक विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करते हैं। भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में कई और सुधार करके झारखंड को हम लोग ज्ञान और कौशल के क्षेत्र में बहुत अधिक शक्तिशाली या सशक्त बनाया जा सकता है।